हमने जो हम आज कर रहे हैं, जो भी प्रीवियस टॉपिक्स थे उनको पहले रिवाइज रिलेटेड टू A2s। अगर इसके बावजूद किसी का कोई प्रॉब्लम रह गया है तो वो मुझसे डिस्कस करता जाए। एज आई सेड कि आप अपना माइक अनम्यूट करें, क्लास के एनवायरनमेंट को जो है वो फ्रेंडली बनाएं। जो आपको प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है आपका, वो आप देन एंड देयर कर लें, ताकि जो है वो बात के लिए ये प्रॉब्लम ना बचे। आपको बाद में ये कहने की जरूरत ना पड़े कि सर ये बात आप रिपीट कर दें या ये बात हमारी समझ में नहीं आई। तो अगर आप साथ साथ पूछते जाएंगे तो इट बिकम बेटर फॉर मी एज वेल एज बेटर फॉर यू। असाइनमेंट्स आप लोगों ने अगर रिसीव कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको सॉल्व कीजिएगा। नहीं किए तो ये आप एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी आपके मामलात हुए, मैंने पर्सनल लेवल पे भी उनसे बात की है। अब वो आपसे डेफिनेटली कोई ना कोई मीटिंग करेंगे और वो आपको जो भी डायरेक्शंस होंगी वो अकॉर्डिंगली देंगे। लेटिस एनर्जी में हमने जो डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि 1 मोल ऑफ लेटिस आयोनिक लेटिस फॉर्म होता है विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। यानी आपको एग्जाम में जो है वो लेटिस एनर्जी की इक्वेशन लिखने के लिए आ सकती है। तो लेटिस एनर्जी की इक्वेशन लिखने के लिए आपको 1 मोल ऑफ आयोनिक लेटिस प्रोडक्ट साइड पे होना चाहिए और रिएक्टेंट साइड पर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस होने चाहिए। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। जिस स्टूडेंट को लगता है कि वो बात उसको नहीं समझ में आई थी, प्लीज मुझे वहीं स्टॉप कीजिएगा और अपना क्वेश्चन रेज कीजिएगा, ताकि देन इन देयर प्रॉब्लम सॉल्व हो। वरना एज इट इज रहेगा मामला, आपको फायदा नहीं होगा, मेरे इस रिवीजन का भी फायदा नहीं होगा। तो लेटिस एनर्जी जो है, हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है लेटिस का बनना। 1 मोल ऑफ आयोनिक लेटिस फॉर्म with its constituent gaseous ions under standard conditions। और लेटिस एनर्जी के को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा H नॉट और LA T। नॉर्मली ये सिंबल होता है, लेटिस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मैं रिवीजन क्लास कंप्लीट नहीं है, मैं क्विकली जो मैं टॉपिक जो बातें आपसे कर चुका हूं उसको क्विकली रिव्यू कर रहा हूं, ताकि जिसको कंफ्यूजन है वो मुझसे क्वेश्चन पूछ ले। इट्स नॉट अ रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन क्लास, डेफिनेटली मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो लेटिस एनर्जी में मैंने आपको ये बताया था कि इस तरह से जो है वो हमें देखना था कि जनाब ये इसको रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ आयनिक लेटिस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जो है वो सोडियम सल्फेट के लिए, इफ यू वांट टू राइट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट लेटिस एनर्जी ऑफ सोडियम सल्फेट, अब सोडियम सल्फेट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस हैं, दे आर सोडियम आयन एंड सल्फेट आयन। सोडियम आयन एंड सल्फेट आयन, सोडियम सल्फेट, इसका मतलब है कि सोडियम आयन है और सल्फेट आयन है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस आर सोडियम आयन गैसियस एंड सल्फेट आयन गैसियस। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, इक्वेशन टू रिप्रेजेंट लेटिस एनर्जी ऑफ सोडियम सल्फेट। उसके बाद हमने ये फैक्ट डिस्कस किया था कि जिस तरह लेटिस एनर्जी हमेशा इसका जो साइन है वो नेगेटिव होता है, यानी ये एक्सोथर्मिक होता है, बिल्कुल उसी तरह से आपको मैंने बताया था कि जब आप इस लेटिस को डिसोसिएट करेंगे, लेटिस डिसोसिएशन एनर्जी, तो लेटिस डिसोसिएशन एनर्जी हमेशा अपोजिट साइन के साथ होगी, बट विद द सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, क्योंकि जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उतनी ही एनर्जी आपको दोबारा देनी पड़ेगी लेटिस को ब्रेक करने के लिए। तो लेटिस एनर्जी एंड लेटिस डिसोसिएशन एनर्जी, इन दोनों में फर्क ये होता है कि लेटिस एनर्जी एक्सोथर्मिक है और लेटिस डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो एंडोथर्मिक है। लेटिस जब ब्रेक होता है तो लेटिस ब्रेक होने के लिए आपको उतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो लेटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड और लेटिस डिसोसिएशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट विद अपोजिट साइन। फिर मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटिस एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ लेटिस एनर्जी, और उसमें 2 फैक्टर पे बात की थी। एक मैंने आपको आयोनिक साइज, आयोनिक रेडियस, और दूसरा फैक्टर डिस्कस किया था आयोनिक चार्ज।
लेकिन उसमें ये बताया था कि आयोनिक रेडियस और आयोनिक चार्ज में जो इम्पोर्टेंट होता है वो आयोनिक चार्ज होता है। पहले हम ये देखते हैं कि आयोनिक चार्ज चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो अगर आयोनिक चार्ज चेंज हुआ तो फिर इफेक्ट सेम रहता है, यानी कि जो इफेक्ट होता है वो वैसे ही रहता है। और अगर आयोनिक चार्ज सेम है तो फिर हम साइज के फैक्टर को देखते हैं। आयोनिक चार्ज का रिलेशन हमने ये डिस्कस किया था कि आयोनिक चार्ज जब बढ़ता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी इंक्रीज करता है। एज द ionic charge increases, whether it is positive charge or negative charge, तो increase in ionic charge से magnitude of lattice energy increase करता है। और ionic radius में हमने ये डिस्कस किया था कि जितना size of the ion और ionic radius आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको डेटा बुकलेट से मिलेगा। और वैसे ionic radius down the group increase होता है। तो ionic radius जब बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस के बढ़ने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस और आने वाले आयन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा, अट्रैक्शन की पावर कम होगी, और जब अट्रैक्शन की पावर कम होगी तो अल्टीमेटली लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। ये बात हमने डिस्कस की थी विद रिस्पेक्ट टू साइज एंड चार्ज। ये सारा काम हमने लैटिस एनर्जी में किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि जब फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक लैटिस होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। नाउ जस्ट क्विकली रिकॉल कि फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक लैटिस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व थे उसमें सबसे पहला था एटोमाइजेशन ऑफ मेटल, दूसरा था आयनाइजेशन एनर्जी, और आयनाइजेशन एनर्जी में अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो फिर फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकेंड आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आपको मैंने ये बताया था कि नेक्स्ट एटोमाइजेशन ऑफ नॉन मेटल होता है। एटोमाइजेशन ऑफ नॉन मेटल के बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल जो है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल हमेशा नेगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक होता है, जबकि जो सेकंड या थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो पॉजिटिव होती है। तो अगर एक एटम में फर्ज कीजिए कि आप 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन या सल्फर में, तो पहला इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करेंगे तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑफ आयन एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एंड ड्यू टू दिस रिपल्जन सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज दिस रिपल्जन। तो ये मैंने बता दिया था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस अट्रैक्शन की वजह से वहां एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज लैटिस एनर्जी। और फिर हमने इस पूरी कहानी को बॉर्न हैबर साइकिल में रिप्रेजेंट किया था, जिसका एक असाइनमेंट भी मैंने आपको दिया था, वो भी आपने सॉल्व किया था मेजॉरिटी ने। और उसमें हमने ये बात की थी कि जो प्रोसेस एंडोथर्मिक होते हैं उनका एरो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, और जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होते हैं उनका एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। और एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान फर्क होता है। जो रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी के दरमियान डिफरेंस होता है, यानी रिएक्टेंट्स और जो आयोनिक लैटिस बनता है उनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो एनर्जी डिफरेंस हम एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ये हमने डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक लैटिस। दूसरी बात जो हमने डिस्कस की थी वो किया था हमने डिसॉल्विंग ऑफ आयोनिक लैटिस या सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक लैटिस, के उसमें कौन कौन से एंथैल्पी चेंजेस आते हैं। तो उसमें मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे 2 मेजर एंथैल्पी चेंजेस हैं। पहले लैटिस ब्रेक होता है, और जो लैटिस ब्रेक होता है उसकी एनर्जी वही होती है जो लैटिस एनर्जी होती है, लेकिन उसका साइन अपोजिट हो जाता है, साइन उसका नेगेटिव हो जाता है। सॉरी, लैटिस एनर्जी नेगेटिव होती है, साइन उसका पॉजिटिव होता है, क्योंकि वहां पे हम लैटिस डिसोसिएशन कंसीडर करते हैं। फिर आपको मैंने दूसरी बात उसमें बताई थी हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में आपको ये कहा था कि हाइड्रेशन पॉजिटिव आयन का भी होता है और नेगेटिव आयन का भी होता है, और जो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व होता है उसे हम एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। और एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन में भी आपको ये थोड़ी डिटेल बताई थी
कि अगर हाइड्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नेगेटिव आयन, और ये भी बताया था कि विद द इंक्रीज इन चार्ज हाइड्रेशन इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना चार्ज ज्यादा होगा हाइड्रेशन का फिनोमेना उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी उतना ही ज्यादा हो। और उसमें आपको ये बताया था कि जो दो होते हैं, एक पहले लैटिस ब्रेक होता है और फिर आयंस फॉर्म होते हैं। ये वाला स्टेप जो था ये ब्रेकिंग ऑफ लैटिस था और ये हाइड्रेशन था। ये वाला स्टेप हाइड्रेशन का स्टेप था, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को अलग अलग शो करते हैं। और ये वाला स्टेप मैंने आपको बताया था कि ये लैटिस एनर्जी को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये माइनस लैटिस एनर्जी है, जिसका मतलब ये है कि लैटिस एनर्जी खुद नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव साइन इनटू नेगेटिव साइन इट बिकम पॉजिटिव। तो जब आप लैटिस डिसोसिएट करते हैं, जब आप लैटिस ब्रेक करते हैं, तो हमेशा लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड वही रहता है लेकिन साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस लैटिस एनर्जी का मतलब ये है कि साइन विल बी पॉजिटिव। तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा जो लैटिस एनर्जी का है, बट साइन विल बिकम पॉजिटिव। और जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, डिसॉल्व होने से पहले और डिसॉल्व होने के बाद, ये कहलाता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने आपको ये बताया था कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन जो है वो एक्चुअली डिपेंड करता है दो फैक्टर पर, एक लैटिस एनर्जी के मैग्नीट्यूड पर और एक हाइड्रेशन एनर्जी के मैग्नीट्यूड पर। और ओवरऑल एक्सोथर्मिक होना या एंडोथर्मिक होना डिपेंड करता है कि लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या हाइड्रेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अगर हाइड्रेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, hydration is greater than lattice energy, then delta H of solution become negative. अगर हाइड्रेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन का साइन नेगेटिव होता है। और नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है, नेगेटिव डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन ये इंडिकेट करता है कि कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। ये इंडिकेट करता है कि कंपाउंड जो है वो मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो ये बात बेटा मैंने आपसे की थी, एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन कैसे डिटरमाइन होता है। एंड सिमिलरली अगर एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है, इसका मतलब ये होता है कि कंपाउंड लेस सॉल्युबल होता है। अब सवाल पेपर के अंदर ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपको कुछ कंपाउंड के एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यूज दे दे और आपसे कंपेयर करने को कहे सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी कंपेयर करने का ये तरीका है। तो ये तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। मैं स्टॉप करता हूं 2 मिनट के लिए। आप मुझे ये बताइए इस पूरी कहानी में अगर कोई स्टूडेंट स्टिल स्ट्रगल कर रहा है, कोई सवाल आपको करना है तो प्लीज पूछ लीजिए। अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज कीजिए। सर मैंने पूछना था फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक क्यों होती है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक सब में नहीं होती बेटा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिर्फ नॉन मेटल्स के केस में एक्सोथर्मिक होती है। और नॉन मेटल के केस में एक्सोथर्मिक इसलिए होती है कि नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो स्टेबलाइज होते हैं। तो जहां स्टेबिलिटी जो है वो आती है, जहां स्टेबिलिटी होगी वहां पर कंपाउंड जो है वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि जो चीज स्टेबल होती है वो एनर्जी रिलीज करने के बाद ही स्टेबल होती है। देखें अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी ज्यादा है तो उसमें उछल कूद ज्यादा होगी। एक खिलौना है, उसमें आप चाबी भरते हैं तो वो चाबी एक्चुअली एनर्जी है। जब वो चाबी जब तक उसके अंदर मौजूद है वो पहले तेजी से चलेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता जाएगा, स्लो होता जाएगा।
अगर एक जो है वो चीज सेल से चलती है तो जब तक सेल स्ट्रांग रहेंगे उस चीज की स्पीड प्रॉपर रहेगी, जैसे जैसे सेल वीक होते गए उसकी स्पीड कम होती जाएगी। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी ज्यादा होती है तो वो हाइपर होता है, और ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी कम हो गई तो वो लेस हाइपर हो जाता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हमेशा एनर्जी रिलीज हो जाती है और जो बचता है उसके पास एनर्जी कम होती है। तो बहरहाल कम टू द पॉइंट कि लेटेस्ट जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव इसलिए होती है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है नॉन मेटल के केस में, मेटल के केस में नेगेटिव नहीं होती, नॉन मेटल के केस में ये नेगेटिव इसलिए होती है कि एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन मेटल को स्टेबलाइज करने की तरफ ले जाता है, बिकॉज नॉन मेटल्स ऑलवेज वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन रादर टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसलिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो नेगेटिव होती है फॉर नॉन मेटल। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी, अगर स्टिल कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। नहीं सर, समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, अब एक बच्चे ने कहा कि जो है वो मैं बॉर्न हैबर साइकिल जो है वो रिवाइज कर दूं, एक एग्जांपल बता दूं। तो मैं क्विकली एक एग्जांपल शेयर कर देता हूं, बट मेरा ख्याल है कि मैंने आपको अच्छी खासी एग्जांपल करवाई भी थी और असाइनमेंट भी दिया था। अगर आपने बेटा वो असाइनमेंट जमा नहीं करवाया या उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो डेफिनेटली आपको इश्यूज तो आएंगे। लेकिन बहरहाल जिन लोगों को बॉर्न हैबर साइकिल में जो है वो प्रॉब्लम है, क्विकली हम कोशिश करते हैं कि इसको भी एड्रेस कर लें। अब सवाल यह है कि आप बॉर्न हैबर साइकिल किसका बनाना चाह रहे हैं। अब जैसे अगर बॉर्न हैबर साइकिल हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि बॉर्न हैबर साइकिल ऑफ कोई कंपाउंड ले लेते हैं लाइक कैल्शियम फ्लोराइड। अब कैल्शियम फ्लोराइड के लिए जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा दैट कुड बी कैल्शियम सॉलिड प्लस फ्लोरीन गैसियस, जिसका बॉर्न हैबर साइकिल बनाना है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से आप स्टार्ट करेंगे इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। फिर पहला स्टेप जो है वो एटोमाइजेशन का स्टेप है, जिसमें कैल्शियम सॉलिड टर्न्स टू कैल्शियम गैसियस, ये एटोमाइजेशन हो गई। तो ये स्टेप एटोमाइजेशन का स्टेप है, एटोमाइजेशन ऑफ मेटल का। आफ्टर एटोमाइजेशन पहले एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एंडोथर्मिक होगा, और ये स्टेप रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को। और फिर दूसरा स्टेप कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन गैसियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस फ्लोरीन गैसियस, ये रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, दिस इज सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं तमाम लोगों को, ये बहुत समझ लिया अच्छी तरह, अगर आपने स्टेट सिंबल मिस किया तो वहां पे आपके मार्क्स कटेंगे। स्टेट सिंबल मिस नहीं करना, स्टेट सिंबल मेंशन करना जरूरी होता है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट कैल्शियम अपनी जगह रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह रहेंगे, और फिर ये एटोमाइजेशन होगा टू फ्लोरीन गैसियस, और ये है एटोमाइजेशन ऑफ नॉन मेटल, लेकिन इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, बिकॉज एटोमाइजेशन की डेफिनेशन होती है कि टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, और यहां पर हम यूज कर रहे हैं 2 मोल ऑफ गैसियस एटम। तो ये सारे के सारे एंडोथर्मिक प्रोसेसेस थे जो मैंने आपके सामने शो किए हैं। इन सब के एरो की डायरेक्शन अपवर्ड हो रही है, और अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये है कि ऑल प्रोसेसेस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। यहां तक कोई सवाल अगर किसी का है, खासतौर पे वो बच्चा जिसने मुझसे पूछा था? मल्टीप्लाई बाय 2 सबको क्लियर होना चाहिए, और जहां पर भी कोफिशिएंट इन्वॉल्व है
वहां पर आपको उस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब अगला स्टेप आता है जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है। अब ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव अपनी जगह रहेगा और जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा फ्लोरीन लेगा और ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू 2f नेगेटिव आयन गैसियस और ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो फ्लोरीन की है। एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए यहां पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्वॉल्व होगी, लेकिन हमारे पास फ्लोरीन 2 हैं, 2 मोल ऑफ फ्लोरीन है, इसलिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड मल्टीप्लाई बाय 2। और अब आखिर में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं टू फॉर्म कैल्शियम फ्लोराइड सॉलिड, और इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। ये ओवरऑल स्टोरी है जो बॉर्न हैबर साइकिल की है। मेजॉरिटी केसेस में स्टेप्स यही होते हैं, लेकिन अगर कोई स्टेप यहाँ पर ऐड होता है तो वो उस सूरत में हो सकता है कि अगर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व हो, जैसे एल्युमिनियम का केस है, या फिर अगर ऑक्सीजन और सल्फर के केस में फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्वॉल्व है, या नाइट्रोजन के अंदर थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आ जाती है, तो उन तमाम केसेस के अंदर तो बात तब्दील हो सकती है, लेकिन अदरवाइज जो है वो स्टोरी ये इसी तरह से रहेगी। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद मैं आपको शिफ्ट करवा गया था ग्रुप 2 की तरफ दरमियान में, और ग्रुप 2 की तरफ आपको मैंने इसलिए शिफ्ट किया था कि वो एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड था। उसमें हमने थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट और नाइट्रेट पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप, ये आपने एएस में पढ़ा हुआ था ऑलरेडी, कि डाउन द ग्रुप जो है वो कार्बोनेट और नाइट्रेट की थर्मल डिकम्पोजिशन मुश्किल होती जाती है। यानी इसका मतलब यह है कि ग्रुप का जो लास्ट मेंबर होता है उसके कार्बोनेट और नाइट्रेट्स स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू उन एलिमेंट के जो ऊपर की तरफ हैं। उसके बाद हमने इसका रीजन डिस्कस किया था कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज ऑफ कैटाइन, आयोनिक रेडियस ऑफ कैटाइन इंक्रीज होता है, और कैटाइन के इंक्रीज होने की वजह से जो पोलराइजिंग एबिलिटी ऑफ कैटाइन है वो डिक्रीज करती है। पोलराइजेशन मैंने आपको बताया था, इट इज एबिलिटी ऑफ कैटाइन टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ नेगेटिव आयन, टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो अगर पॉजिटिव आयन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट करने की जितनी ज्यादा एबिलिटी होगी, उतना ही वो नेगेटिव आयन को ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा और नेगेटिव आयन को डीस्टेबलाइज करेगा। और जैसे जैसे साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज होता है उसकी डिस्टॉर्शन एबिलिटी कम होती जाती है, क्योंकि उसका कैटाइन का साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस का और अपोजिट आयन के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो पोलराइजिंग एबिलिटी कम हो जाती है, अट्रैक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो एनाइन है, जो कार्बोनेट आयन है या नाइट्रेट आयन है, वो लेस डिस्टॉर्टेड होता है, यानी ज्यादा स्टेबल होता है। और जब वो ज्यादा स्टेबल है, जब वो लेस डिस्टॉर्टेड है, तो उसको ब्रेक करने के लिए वी नीड ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसी वजह से थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, वो ज्यादा थर्मली स्टेबल होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है उस केस में। और उसका रीजन यही है कि एज वी गो डाउन द ग्रुप तो डिस्टॉर्शन कम होने की वजह से नेगेटिव आयन कम डिस्टॉर्टेड होता है, और उसी रीजन की वजह से जो है वो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उसको डिस्टॉर्ट करने।
ये मैंने आपको ग्रुप 2 के कार्बोनेट और नाइट्रोएट के थर्मल डिकम्पोजिशन या उनकी थर्मल स्टेबिलिटी का रीजन बताया। ग्रुप 2 में हमने एक और बात की थी, दैट वाज रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 के सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज करती है, यानी मैग्नीशियम सल्फेट इज मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू बेरियम सल्फेट। और उसका रीजन मैंने आपको ये बताया था कि मैग्नीशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट में सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है दो मेजर फैक्टर पर, जो मैं आपको पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हाइड्रेशन पर और लेटिस एनर्जी के मैग्नीट्यूड पर। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बड़ा होने की वजह से लेटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड भी कम होता है और हाइड्रेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड भी कम होता है, लेकिन हाइड्रेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा तेजी से कम होता है, ग्रेटर एक्सटेंट पर होता है एज कंपेयर टू डिक्रीज इन लेटिस एनर्जी, जिसकी वजह से ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन बिकम पॉजिटिव, या ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन विल चेंज फ्रॉम एक्सोथर्मिक टू एंडोथर्मिक। इसीलिए सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती, जबकि इस मेटल हाइड्रोक्साइड्स में, ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल रिवर्स है कि वहां पर हम ये कहते हैं कि हाइड्रेशन जो है और लेटिस में लेटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा तेजी से कम होता है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन, इसलिए ओवरऑल मैग्नीट्यूड डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव, बिकम मोर एक्सोथर्मिक, इसीलिए वहां पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती। तो ये तो बेटा वो सारी की सारी स्टोरी थी जो ग्रुप 2 में मैंने की थी। अगर अभी भी आपको लगता है कि इसमें कोई आपके जहन में क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। मैंने क्विकली रिव्यू करने की कोशिश की है ताकि हम जो है वो जिनको प्रॉब्लम है एक तो बाकी लोगों का रिवाइज हो जाए, और जिनको प्रॉब्लम है वो अपना प्रॉब्लम एड्रेस कर लें। देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अपना मैसेज कर दीजिए या अपना माइक अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए अगर आपको स्टिल इसमें कोई सवाल है तो माइक अनम्यूट करके पूछें तो ज्यादा बेहतर है। इससे आप जो है वो ज्यादा इंटरेक्टिव महसूस करेंगे रादर कि आप जो है वो कोई मुझे मैसेज कर दें। हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, सब लोगों ने यहाँ पढ़ना है, सब पढ़ने के लिए आ रहे हैं। किसी का एप्टीट्यूड थोड़ा सा कम होता है या थोड़ा सा उसका जो है वो उसको केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सवाल, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप क्वेश्चन जरूर करें प्लीज। सर मैं बुक पढ़ी थी, उसमें एंट्रोपी की हेडिंग के साथ एक गिब्स साइकिल भी था, वो हमारे सिलेबस में नहीं है या पढ़ना नहीं है? बेटा अभी हमने पढ़ा नहीं है गिब्स फ्री एनर्जी, अभी हम पढ़ेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी इसके बाद पढ़ाई जाती है, एंट्रोपी के बाद। अच्छा जी, अब एंट्रोपी में हमने क्या पढ़ा था? एंट्रोपी मैंने आपको बताया था कि एंट्रोपी एंथैल्पी की तरह नहीं होती। एंट्रोपी असल में हम कहते हैं डिस्पर्जन को, एंट्रोपी हम कहते हैं रैंडमनेस को। किसी भी जो मैटर होता है उस मैटर के अंदर जो एनर्जी जो रिलीज होती है या जो एब्जॉर्ब होती है या वो जो एनर्जी मौजूद होती है, वो एनर्जी डिफरेंट एरियाज के अंदर स्प्रेड हुई भी होती है। जैसे एयर के अंदर अगर एनर्जी एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर जाए तो आपको एक जगह का टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, दूसरी जगह का टेम्परेचर कम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑन एवरेज आपका जो कमरे का टेम्परेचर है वो ऑन एवरेज एक जैसा होता है। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है लेकिन एवरेज इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, या इंटरनल एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ एरियाज के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो वो जो एनर्जी की स्प्रेडिंग की एबिलिटी है वो एंट्रोपी रिप्रेजेंट करती है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की एंट्रोपी जो है वो ज्यादा होगी तो उसके अंदर एनर्जी स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा होंगे, और जिसकी एंट्रोपी कम होगी उसके अंदर एनर्जी स्प्रेड होने के चांसेस कम होंगे। अच्छा, एक बुक का एक स्टेटमेंट किसी बच्ची ने मुझे भेजा था
वो समझ में उनके नहीं आ रहा था। बुक में लिखा हुआ था कि एंट्रोपी एंथैल्पी की तरह जो है वो पॉजिटिव होती है और जीरो नहीं होती। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और ये बात आप एएस में भी पढ़ चुके हैं कि एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट जीरो होती है। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट जीरो होती है, लेकिन एंट्रोपी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। उसकी बहुत सिंपल वजह है कि मैंने आपको पिछली क्लास में ग्रेफाइट और डायमंड की एंट्रोपी वैल्यूज कोट की थी। वो भी पॉजिटिव वैल्यू थी, बहुत छोटी लेकिन थी। ऐसा नहीं हो सकता कि एंट्रोपी वैल्यू नेगेटिव हो जाए या किसी भी चीज की एंट्रोपी जीरो हो जाए, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ना हो। तो एंट्रोपी कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होती, ये बात क्लियर कर लीजिए। चाहे ऑब्जेक्ट कितना ही हार्ड हो, चाहे ऑब्जेक्ट के अंदर पार्टिकल जितने भी कॉम्पैक्ट हो, जितने भी क्लोज हो, एंट्रोपी नेवर टू बी जीरो। एंथैल्पी कैन बी जीरो। एंथैल्पी जिस तरह एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट जीरो हो सकती है, बट एंट्रोपी ऑफ एलिमेंट कभी भी जीरो नहीं होती। कुछ ना कुछ वैल्यू होगी एंट्रोपी की। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि एंट्रोपी कभी नेगेटिव नहीं होती, एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है। और एंट्रोपी के पॉजिटिव होने का रीजन यही बताया था कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर, हर मटेरियल के अंदर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की एबिलिटी होती है। वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर होनी होती है। तो जब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की एबिलिटी है तो डेफिनेटली एंट्रोपी जो होगी वो जीरो नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी। नेगेटिव होने का मतलब तो ये है कि हम माइनस कर रहे हैं, यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब जो एबिलिटी थी वो भी निकल गई, ऐसा नहीं है। तो एंट्रोपी जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होती, एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती। लेकिन यस, एंट्रोपी चेंज जो होता है इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। और एंट्रोपी चेंज, दो तरह के सवाल आते हैं पास पेपर में। एक एंट्रोपी चेंज आपको प्रेडिक्ट करना होता है और एक एंट्रोपी चेंज जो है वो आपको जस्ट इक्वेशन को देखकर एक तो प्रेडिक्ट करना होता है और एक आपको कैलकुलेट करना होता है। तो एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने ये बताया था, ये एंट्रोपी का सिंबल S। तो एंट्रोपी चेंज जो है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट साइड। और इस फॉर्मूले से जो हम एंट्रोपी निकालते हैं वो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम होती है। अच्छा, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग में फर्क क्या था? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग में फर्क होता है, क्योंकि देखिए एंट्रोपी ऑफ सिस्टम जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि अगर एक सिस्टम इज एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। अगर एक सिस्टम की एंट्रोपी है और यानी फर्ज करें कि एक सिस्टम है, एक रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, वो आपका एक सिस्टम है। अब वो केमिकल रिएक्शन हीट रिलीज करता है तो वो हीट निकलकर सराउंडिंग में जाएगी। अगर सराउंडिंग के अंदर उस हीट को अकोमोडेट करने की एबिलिटी होगी तो वो रिएक्शन पॉसिबल होगा। लेकिन अगर उस सराउंडिंग के अंदर हीट को अकोमोडेट करने की एबिलिटी नहीं है तो डेफिनेटली वो रिएक्शन आपका फेवरेबल नहीं होगा। तो एंट्रोपी चेंज से हम किसी भी रिएक्शन के फिजिबल होना या ना होना प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगेन ये फाइनल डिसीजन नहीं होता। फाइनल डिसीजन क्या होता है वो मैं आपको अगली क्लासेस में जब डिस्कस करूंगा तो उस पर बात करूंगा कि आप ये कैसे फैसला करेंगे कि एक रिएक्शन जो कि एंडोथर्मिक है वो फिर भी रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल हो जाता है और एक रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है वो रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं होता। अच्छा जी, किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया है, मैं देख लेता हूँ पहले वो। सर आवाज कट रही है आपकी। बेटा अगर कोई और स्टूडेंट को तो कंफ्यूजन नहीं है मेरे आवाज में, या सबको ये प्रॉब्लम हो रहा है? हमजा खान कह रहे हैं नहीं कट रही। मेरा ख्याल है बेटा आपके साइड से थोड़ा सा इंटरनेट का इशू होगा, बाद वक्त होता है थोड़ा सा
इंतजार कर लें होपफुली के। मैं रिपीट कर रहा हूं बात को, मैं ये कह रहा था कि एंट्रोपी जो है मेजॉरिटी को, बेटा आवाज ठीक जा रही है, जिसको आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है, हो सकता है उनके इंटरनेट का थोड़ा इशू हो, तो थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं वो बात जो मैं कह रहा था कि आपको पेपर के अंदर ये डिसाइड करना कि कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, फिजिबल है या नहीं है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, खुद से होगा या नहीं होगा, या उसको कोई एक्सटर्नल हेल्प रिक्वायर्ड होगी। इन तमाम बातों के लिए हम आगे बात करेंगे, लेकिन डेफिनेटली इसमें एंट्रोपी का अपना रोल होता है। जब तक एंट्रोपी भी एक रोल प्ले करती है, एंट्रोपी डिसाइड करती है पार्शियली कि रिएक्शन को जो है वो स्पॉन्टेनियसली होना है या नहीं होना। ठीक है, रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस होना या ना होना, ये जो है वो एंट्रोपी डिसाइड, एंट्रोपी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अब मैंने आपको ये बताया था, जैसे मैंने कहा था कि अगर फर्ज कीजिए कि एक रिएक्शन है, उसमें एक गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है या सॉलिड गैसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे आप एक एग्जांपल लें कि अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, सॉलिड, और आप अमोनियम क्लोराइड सॉलिड को हीट कर दें, तो ये अमोनियम क्लोराइड सॉलिड जो है वो अपॉन हीटिंग कन्वर्ट हो जाता है इनटू अमोनिया गैस एंड HCl वेपर्स। अब ये चेंज आपको आता है पेपर के अंदर, और एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आप ये बताओ कि यहाँ पर जो एंट्रोपी चेंज है वो एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर एंट्रोपी चेंज का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना इक्वेशन को देखकर, हमारे पास वैल्यूज नहीं है, अगर वैल्यूज होती तो हम कैलकुलेट कर लेते एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, लेकिन अगर वैल्यूज ना हो और जस्ट आपको एग्जामिनर प्रिडिक्ट करने के लिए कहे, तो इस रिएक्शन में प्रिडिक्शन क्या होगी, कोई आंसर कर सकता है? एंट्रोपी चेंज वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्यों, रीजन बताओ बेटा। विक्रम, ठीक है पॉजिटिव। बेटा रीजन बताओ। गैस प्रोड्यूस हो रही है। सॉरी, गैस प्रोड्यूस हो रही है। गैस प्रोड्यूस हो रही है, और थोड़ा इसको और एलेबोरेट करो, इसको फुल मार्क लेने के लिए थोड़ी और बात भी करनी पड़ेगी। किस चीज से गैस प्रोड्यूस हो रही है, क्या चीज किस में कन्वर्ट हो रही है? सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रही है। गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका डिसऑर्डर ज्यादा है। बिल्कुल। आप ये एक तो ये कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस एट प्रोडक्ट साइड आर ग्रेटर एज कंपेयर टू रिएक्टेंट साइड। इसका एक पॉसिबल आंसर ये हो सकता है। रीजन कि यहाँ पर जो एंट्रोपी चेंज है डेल्टा S नॉट की वैल्यू है, तो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो पेपर में क्वेश्चन देता है वो ये कहता है कि प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन वेदर द एंट्रोपी चेंज ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वेदर एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, क्यों? बिकॉज 1 mole of solid is converted into 2 mole of gases. 1 mole of solid is converted into 2 mole of gases. That means randomness increase. Number of particles are increased. तो ये आपको एक्सप्लेनेशन में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि why you are expecting कि यहाँ पर डेल्टा S नॉट जो है वो पॉजिटिव है। इस तरह से किसी भी रिएक्शन में जहां पर आप जो है ऑब्जर्व करें कि नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस इंक्रीज हो रहे हैं प्रोडक्ट साइड पर एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो वहां एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आता है। और अगर आप वाइस वर्सा ऑब्जर्व करें, यानी कि आप ये देखें कि अगर गैसेस के मोल्स कन्वर्ट हो रहे हैं और वो गैसेस के मोल्स कन्वर्ट होने के बाद प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई सॉलिड या लिक्विड, तो वो उस केस में एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होता है।
एक चीज मैंने और बताई थी कि अगर कोई सॉलिड को आप डिसॉल्व करते हैं इन वाटर तो वो सॉलिड आयोनाइज होता है and it is converted into magnesium ion aqueous plus sulfate ion aqueous। और ये बताइए अब यहाँ पर आप क्या कहते हैं कि यहाँ पर एंट्रोपी चेंज जो है वो क्या आएगा? जी एक आंसर आया है और वो आंसर कह रहे हैं पॉजिटिव, मित्र नहीं कह रहे हैं। बाकी लोग क्या कह रहे हैं भाई? यहां पर 1 मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है इनटू 2 मोल ऑफ आयन। 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू 2 मोल ऑफ आयंस। तो ज़ैनब फातिमा इज पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बता रहे हैं हम, अब एक्सप्लेनेशन भी देनी है। हिरा रहमान पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन के व्हाई entropy change is positive here? Because of amount of disorder in system increases। अच्छा ये तो बेटा अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, बट व्हाई इट इज इंक्रीजिंग? एग्जामिनर एक्सप्लेन करने को कह रहा है। ड्यू टू चेंज इन स्टेट। एक्वस इज नॉट अ स्टेट बेटा, आप इसको सॉलिड टू एक्वस, ओके, ड्यू टू चेंज इन, मैं यही कह रहा हूं आपको बेटा कि एक्वस कोई स्टेट नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि ये स्टेट चेंज हुआ है। इट डिसॉल्व्स, डिसॉल्व में स्टेट चेंज होने का टर्म नहीं आता। एक्वस इज नॉट कंसीडर्ड एज स्टेट। स्टेट एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा यहां पर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि because 1 mole of solid is converted into 2 mole of ions। यहां पर एक्सप्लेनेशन होगी कि 1 mole of solid is converted into 2 mole of ions, that's why randomness is increased। तो randomness तो बढ़ रही है, बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन randomness के बढ़ने की जगह it dissolves and give ions। बिल्कुल आप, ये बात बिल्कुल ठीक थी आपकी, लेकिन इसके साथ ये ऐड करना जरूरी था कि आयंस का नंबर ज्यादा है। आयंस का नंबर जो है वो ज्यादा है, तो 1 मोल ऑफ सॉलिड इज डिसॉल्व टू मेक 2 मोल ऑफ आयंस। देयरफॉर स्प्रेडिंग विल इंक्रीज, डिसऑर्डर विल इंक्रीज एंड एंट्रोपी चेंज विल बिकम पॉजिटिव। एंट्रोपी चेंज विल बिकम पॉजिटिव हियर। ठीक है बेटा, होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और अगर कोई सवाल है आपका तो प्लीज पूछ लीजिए। अच्छा ये मैंने एक और चीज शायद आपको बताई थी, और वो चीज एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग पर भी शायद थोड़ी सी बात हुई थी। सही कह रहा हूं मैं? एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग भी किया था ना हमने। एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, यस, ओके। तो बस अब फाइनली इसमें एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग मैंने कोशिश की है कि अब तक के मैंने जितना A2 का करवाया है आज क्लास में, मैंने वो सारी चीजें जो है वो रिकॉल करवा दी हैं। अभी भी किसी को लगता है कि टेम्पो फास्ट है, अभी भी लगता है किसी को कि जो है वो चीजें समझ में नहीं आ रही, तो प्लीज जो है वो आप पढ़ने की खुद भी कोशिश कीजिए, थोड़ी सी अपनी आदतें तब्दील करने की कोशिश कीजिए। पढ़ाई बहरहाल करनी है भाई, इसके बगैर जो है वो रिजल्ट नहीं आएगा। आपको एग्जाम देना है इंशाल्लाह, जो है वो हम बहुत अनकरीब इस पेंडेमिक सिचुएशन से अल्लाह की के हुक्म से निकल जाएंगे इंशाल्लाह। क्लासेस हमारी फिजिकल शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये सब कुछ अल्लाह की ज़ात से उम्मीद हो जाएगा, लेकिन आपका पढ़ना आपका होगा। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपका रिजल्ट नहीं आएगा।
एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि माइनस साइन फॉर्मूले के अंदर है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। जो भी रिएक्शन आप कर रहे हैं, जिसका भी एंट्रोपी चेंज निकाल रहे हैं, वो लेंगे और उस एंट्रोपी चेंज को जो है एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन या जो भी एंट्रोपी चेंज आ रहा है जो गिवन है आपको इक्वेशन के अंदर या किसी प्रोसेस के अंदर, तो उस एंट्रोपी चेंज को आप डिवाइड करते हैं बाय टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर इन केल्विन होता है। ये जरूरी है क्योंकि एंट्रोपी का जो अपना यूनिट होता है वो मैं पहले बताना था मुझे, लेकिन मैं बता चुका हूं वैसे तो खैर, लेकिन रिपीट करने के दौरान मुझे बताना चाहिए था कि इट शुड बी जूल्स पर केल्विन पर मोल होता है। तो एंट्रोपी ऑफिशियली हमेशा जूल्स में शो की जाती है, जबकि एंथैल्पी जो है वो हमेशा किलो जूल में शो की जाती है। तो ये यूनिट का फर्क ध्यान में रखिएगा, मिस्टेक नहीं कीजिएगा वैल्यू पुट करते हुए। अच्छा जी, प्लीज टेल अबू बकर टू टर्न हिज माइक ऑफ। अच्छा जी, मेरा ख्याल है अबू बकर ने सुन ली बात। बेटा माइक देखा करें अपना, अगर माइक किसी वजह से ओपन हो गया हो तो उसको बंद कर दिया करें, अनम्यूट कर दिया करें। तो ये बात जो है इसमें कि एंट्रोपी हमेशा शो होती है या एंट्रोपी हमेशा हम मेंशन करते हैं, वो करते हैं जूल्स पर केल्विन पर मोल में, जबकि एंथैल्पी चेंज जो है वो हम शो करते हैं किलो जूल पर मोल में। तो अब जब आप यहाँ पे एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग निकालेंगे तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग जो है वो होगी किलो जूल में, तो उसको जूल्स में कन्वर्ट करना है। आज सिंपली इस फॉर्मूले को मैं ऐड कर रहा हूं और इस पर बात मजीद हम इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। ये टोटल एंट्रोपी चेंज जो है, टोटल एंट्रोपी चेंज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी रिएक्शन के होने या ना होने या फिजिबल होने को डिसाइड करने के लिए। क्योंकि फर्ज करें सिस्टम एनर्जी निकाल रहा है, सराउंडिंग में कैपेसिटी ज्यादा है तो वो सारी एब्जॉर्ब कर लेगा, या सिस्टम इतनी ज्यादा रिलीज कर रहा है और सराउंडिंग के पास एबिलिटी ही नहीं है इतनी उसकी एब्जॉर्ब करने की, तो फिर इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगा। तो टोटल सराउंडिंग का जो चेंज है, टोटल चेंज ऑफ एंट्रोपी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू सम ऑफ entropy change of system plus entropy change of surrounding. Entropy change of system plus entropy change of surrounding, ये है total entropy change, और ये total entropy change ही दरअसल बहुत मेजर फैक्टर है जो किसी भी रिएक्शन के होने या ना होने के बारे में प्रिडिक्ट करने में हमें हेल्प आउट करता है। टोटल एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। अब एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम आप कैलकुलेट करेंगे, एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग आप कैलकुलेट करेंगे, और फिर उस कैलकुलेशन की बेस पर ये डिसाइड होगा कि अगर एंट्रोपी चेंज, टोटल एंट्रोपी चेंज अगर पॉजिटिव है तो ये इंडिकेट करता है कि इन टर्म ऑफ एंट्रोपी दिस रिएक्शन इज feasible. If the total entropy change is positive, then the reaction is feasible in term of entropy, या हम ये कह सकते हैं कि reaction is spontaneous in term of entropy. Still ये पूरी बात नहीं है, ठीक है। मैंने जैसे आपसे कहा था कि अभी हमें बात गिब्स फ्री एनर्जी की करनी है, जो असल फैक्टर है जिसकी मदद से हम ये डिसाइड करते हैं कि आया रिएक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर एग्जामिनर सिर्फ एंट्रोपी की टर्म में आपसे सवाल करता है तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इन टर्म ऑफ एंट्रोपी अगर टोटल एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव तो हम ये कहते हैं कि रिएक्शन इज फिजिबल इन टर्म ऑफ एंट्रोपी, और अगर
टोटल एंट्रोपी चेंज जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन इज नॉट फिजिबल इन टर्म ऑफ एंट्रोपी। यानी इसका मतलब ये है कि जितनी एनर्जी रिलीज होनी है उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी सराउंडिंग के पास नहीं है। तो ये आपको जो बात है वो जहन में रखनी है, बिकॉज देयर आर फ्यू क्वेश्चन इन द पास्ट पेपर जहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है। ठीक है बेटा, मैंने कोशिश की है कि आज की क्लास में कॉम्प्रिहेंसिवली रिकॉल करवा दूं कॉन्सेप्ट। अभी भी आपको लगता है कि कोई बात आपकी रह गई है, क्योंकि अब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा अगली क्लास में, लेकिन अगर आपको लगता है कि स्टिल कोई ऐसी बात है जो A2 से रिलेटेड, कि जो आपको लग रहा था कि एस की तो बात समझ में आ गई लेकिन A2 में स्टिल कुछ कंफ्यूजन है, तो अगर होपफुली वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं क्लियर, तो प्लीज अनम्यूट कीजिए और बताइए कि क्या आपके इश्यूज हैं। एनी क्वेश्चन? राइट जी, तो होपफुली आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इंशाल्लाह इस क्लास को जो है यही से हम जो है वो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो वो फिर आप नेक्स्ट क्लास के लिए जो है वो ले आइएगा। पहले हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उन प्रॉब्लम को, एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट।